हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे अप्रैल मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हमारे अप्रैल मंथ का कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखिएगा, हमारा जो ये वीडियो है ये बायलिंगुअल आपको मिलेगा। क्वेश्चन, ऑप्शन एंड कंटेंट जो है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। और अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, जिसमें हमने अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक के सभी करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर किया है, वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो जाके आप जरूर देखिए। ये आपके आने वाले एग्जाम्स में जिनमें भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और याद रखिएगा, ये वीडियो हमारे 7 पार्ट में है। हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक इसमें कवर किया है लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स, और ये आपको टॉपिक वाइज मिलेगा डिफरेंट टॉपिक में। तो पार्ट 1 से पार्ट 7 तक कवर किया गया है लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स। ये भी आपको बायलिंगुअल मिलेगा। क्वेश्चन, ऑप्शन एंड कंटेंट भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। और याद रखिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, NPCI International Payments Limited has announced that Bheem UPI has gone operational at Neopay terminals. Neopay is the payment subsidiary of which country's bank? यानी कि NPCI International Payments Limited ने घोषणा की है कि भीम UPI नियोपे टर्मिनलों पर चालू हो गया है। तो पूछा गया है कि नियोपे किस देश के भुगतान सहायक कंपनी है, यानी कि नियोपे इज द पेमेंट सब्सिडरी ऑफ विच कंट्री बैंक, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस देश की है? ये है यूएई। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएई इज द राइट आंसर। तो जो नियोपे है वो यूएई की एक भुगतान सहायक कंपनी है। भीम यूपीआई यूएई में नियोपे टर्मिनलों पर चालू हो गया है, यानी कि भीम यूपीआई बिकेम ऑपरेशनल एट नियोपे टर्मिनल्स इन द यूएई। द एनपीसीआई इंटरनेशनल आर्म एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड हैज अनाउंस्ड दैट भीम यूपीआई has gone operational at Neopay terminals across the UAE। यानी कि एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने घोषणा की है कि भीम यूपीआई यूएई में नियोपे टर्मिनल्स पर चालू हो गया है। तो ये जो मैंने आपको कंटेंट दिया है इस क्वेश्चन में, या मैं आपको पूरे जो वीडियो में कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ, ये आपको जरूर पढ़ना है। लाइन बाय लाइन आपको इसको पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके, क्योंकि कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए। इसलिए आपने इसको लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है, क्योंकि जो प्रीवियस बैंक एग्जाम्स हुए हैं उनमें मेरे प्रोवाइड कराए गए कंटेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और नेक्स्ट एग्जाम होंगे आने वाले एग्जाम्स बैंक के, उनमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपने कंटेंट को जरूर पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके पढ़ना है या फिर अपने पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना है। कंटेंट से क्वेश्चन जरूर आते हैं, कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अदर टॉपिक्स भी मैंने आपको दिए हैं, अदर पॉइंट्स इसके, ये भी आपने जरूर देखना है। बात कर लेते हैं हम एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड की। एनआईपीएल तो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2020 में और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। सीईओ इसके रितेश शुक्ला। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, India will provide an additional debt financial assistance to Sri Lanka to buy fuel as the latter is facing worse financial crisis। यानी कि भारत श्रीलंका को ईंधन खरीदने के लिए अतिरिक्त डैश वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, क्योंकि श्रीलंका सबसे खराब वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। तो श्रीलंका में अभी फाइनेंशियल क्राइसिस जो आए हैं उसके कारण भारत कितना पे करेगा? $500 मिलियन। कितना देगा? $500 मिलियन देगा भारत श्रीलंका को। किस लिए? तो ईंधन खरीदने के लिए। Lanka to buy fuel as the latter is facing worse financial crisis. So India will provide an additional $500 million in financial aid to help the Sri Lanka island nation buy fuel, and Bangladesh was willing to postpone $450 million in swap repayments to help Colombo.
तो भारत श्रीलंकाई द्वीप राष्ट्र को ईंधन खरीदने में मदद करने के लिए अतिरिक्त $500 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और वहीं बांग्लादेश कोलंबो की मदद के लिए $450 मिलियन स्वयं पुनर्भुगतान को स्थगित करने के लिए तैयार है। तो इंडिया कितना देगा, भारत कितना देगा, $500 मिलियन श्रीलंका को फ्यूल्स खरीदने यानी ईंधन खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलन मस्क हैज एक्वायर्ड टू ट्विटर फॉर $1 एलन मस्क $1 में ट्विटर कितने यानी कि कितने $1 बिलियन में ट्विटर का अधिग्रहण किया है या एलन मस्क ने ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा $44 बिलियन। क्या है, $44 बिलियन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं एलन मस्क, इन्होंने $44 बिलियन में ट्विटर का अधिग्रहण करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली सोशल मीडिया नेटवर्क में से एक है ट्विटर। इसको नियंत्रण सौंपने से पहले शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण की धमकी भी शामिल थी, यानी कि एलन मस्क द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन एग्रीड टू एक्वायर ट्विटर फॉर $44 बिलियन, ending a drama that included hostile takeover threats before handing him personal control of one of the world's most powerful social media network। तो याद रखिएगा एलन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर का अधिग्रहण किया है, यानी कि एलन मस्क हैज एक्वायर्ड ट्विटर फॉर $44 बिलियन। बात कर लेते हैं ट्विटर की। तो ट्विटर फाउंडेड इन मार्च 21, 2006, हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में। चेयरमैन है पैट्रिक चाटे और इसके सीईओ है पराग अग्रवाल। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ट्विटर की। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके अदर जो पॉइंट मैंने दिए हैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप वो देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक हैज प्रोवाइडेड डैश इन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू श्रीलंका टू मेक पेमेंट फॉर एसेंशियल इंपोर्ट्स, यानी कि विश्व बैंक ने आवश्यक आयात के भुगतान के लिए श्रीलंका को वित्तीय सहायता के रूप में डैश यानी कि कितने $1 मिलियन प्रदान किए हैं, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, $600 मिलियन। राइट आंसर है $600 मिलियन। इसका आंसर साथ में मेंशन है, कोई बात नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं कि विश्व बैंक आवश्यक आयात के लिए भुगतान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रीलंका को $600 की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, यानी कि वर्ल्ड बैंक विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू श्रीलंका ऑफ $600 to meet the payments requirement for essential imports। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ल्ड बैंक विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू श्रीलंका ऑफ $600 टू मीट द पेमेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर एसेंशियल इंपोर्ट्स, यानी कि विश्व बैंक आवश्यक आयात के लिए भुगतान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रीलंका को $600 की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। कितनी, $600 मिलियन। तो याद रखिएगा इसमें मिलियंस भी है, $600 मिलियन। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI has extended the guidelines on legal entity identifier यानी कि LEI to large borrowers or NBFCs and primary cooperative banks. How many digits does the LEI number have? यानी कि RBI ने NBFCs और प्राथमिक सहकारी बैंकों के बड़े उधारकर्ताओं के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI पर दिशा निर्देशों का विस्तार किया है। LEI संख्या में कितने अंक हैं ये पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे कि हाउ मेनी डिजिट डज द LEI नंबर हैव। LEI का फुल फॉर्म लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI का फुल फॉर्म है और इसमें कितने अंक हैं ये पूछा गया है। तो इसमें कितने अंक हो जाएंगे, 20 डिजिट्स हैं। किसमें, LEI नंबर में कितने हैं, 20 डिजिट्स। तो आरबीआई ने एनबीएफसी यूसीबी के बड़े उधारकर्ताओं के लिए एलईआई दिशा निर्देशों का विस्तार किया है, यानी कि आरबीआई एक्सटेंडेड एलईआई गाइडलाइंस फॉर लार्जर बोरोवर्स ऑफ एनबीएफसी यूसीबीज।
RBI has extended the guidelines of LEI to large borrowers of non-banking financial companies यानी कि NBFCs and primary cooperative banks UCBs। तो RBI ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और प्राथमिक सहकारी बैंकों के बड़े उधारकर्ताओं के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता LEI पर दिशा निर्देशों का विस्तार किया है। किसने किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और LEI में कितने नंबर हैं? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर में 20 डिजिट्स यानी कि 20 नंबर्स हैं, 20 संख्या है, 20 संख्या है कि कितने अंक पूछे गए हैं, तो 20 हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने दिए हैं, आप इनको जरूर देखिए। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे RBI की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, और गवर्नर है शक्तिकांत दास। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर है। और डेप्यूटी गवर्नर कौन है? महेश कुमार जैन, माइकल देवपात्रा, M राजेश्वर राव एंड T रविशंकर, 4 डेप्यूटी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which payments bank has partnered with IndusInd Bank to offer fixed deposit facilities to its customers? यानी कि अपने ग्राहकों को सावधि जमा की सुविधा प्रदान करने के लिए किस भुगतान बैंक ने IndusInd बैंक के साथ भागीदारी की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो की है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एयरटेल पेमेंट बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो Airtel Payments Bank has partnered with IndusInd Bank to offer fixed deposit facilities to its customers। तो Airtel Payments Bank ने अपने ग्राहकों को FD की सुविधा प्रदान करने के लिए IndusInd Bank के साथ साझेदारी की है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि एयरटेल थैंक्स ऐप पर ग्राहक 500 रुपये से लेकर 1,90,000 रुपये तक की FD खोल सकते हैं। इस साझेदारी के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक बचत खाते के ग्राहकों को 6.5% प्रतिवर्ष तक की ब्याज दर मिलेगी और वरिष्ठ नागरिकों को सभी सावधि जमा पर अतिरिक्त 0.5% मिलेगा। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आप इनको देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं IndusInd बैंक की। तो IndusInd बैंक फाउंडेड इन 1994, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में, MD CEO है समन कटपालिया, और टैगलाइन क्या है इसका? वी मेक यू फील रिचर। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? IndusInd बैंक की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किसी भी बैंक के रिगार्डिंग क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Fincluation is a financial inclusion initiative launched by which bank? यानी कि Fincluation किस बैंक द्वारा शुरू की गई एक वित्तीय समावेशन पहल है? तो वो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इसका सही आंसर है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर के रूप में फिनक्लुवेशन नामक एक पहल शुरू की है। किसने शुरू की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने IPPB। The IPPB has launched an initiative called Fincluvation as a part of the occasion of the आजादी का अमृत महोत्सव to celebrate the 75th anniversary of Indian independence। यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरू की है ये पहल। इसका क्या नाम है? फिनक्लुवेशन है। इसका क्या नाम है? फिनक्लुवेशन। तो क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आप इनको देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। क्रेडिटाइजेशन एंड डिजिटाइजेशन। तो डिजिटाइजेशन क्या है? तो ब्रिंग कन्वीनियंस थ्रू द convergence of traditional service with digital payments technology such as making the traditional money order service and interoperable bank service। यानी कि पारंपरिक मनी ऑर्डर सेवा को एक इंटरऑपरेबल बैंकिंग सेवा बनाने जैसी डिजिटल भुगतान तकनीकों के साथ पारंपरिक सेवाओं के अभिसरण के माध्यम से सुविधा लाना है। किसका मीनिंग? डिजिटाइजेशन यानी कि डिजिटलीकरण। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फाउंडेड इन 2018, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, MD CEO है J वेंकटरमू, और टैगलाइन क्या है इसका? आपका बैंक आपके द्वार। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जरूर देखना है वीडियो को पॉज करके या PDF डाउनलोड करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर्ड विद किंडल एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years फॉर डिजिटल एंड आईटी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि किस लघु वित्त बैंक ने डिजिटल और आईटी परिवर्तन के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए आईटी अवसंरचना सेवा प्रदाता किंडल के साथ भागीदारी की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 5 साल की अवधि के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता न्यूयॉर्क यूएस आधारित किंडल के साथ भागीदारी की है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर्ड विद न्यूयॉर्क यूएस बेस्ड किंडल एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, आप देख सकते हैं इसको। हम बात कर लेते हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की, यानी कि SSFB इसको शॉर्ट में बोलेंगे, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका हेडक्वार्टर है नवी मुंबई महाराष्ट्र में और इसके MD CEO है भास्कर बाबू रामचंद्रन और इसका टैगलाइन है ए बैंक ऑफ स्माइल्स। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी रिस्ट्रिक्टेड एडवाइजरी कमिटी ऑन मार्केट डेटा द रिकमेंड्स ऑफ पॉलिसी मेजर्स पर्टेनिंग टू एरियाज लाइक सिक्योरिटीज मार्केट डेटा एक्सेस एंड प्राइवेसी, यानी कि बाजार डेटा पर सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति जो प्रतिभूति बाजार डेटा पहुंच और गोपनीयता जैसे क्षेत्रों से संबंधित नीतिगत उपायों की सिफारिश करता है, इसका अध्यक्ष कौन है? तो उनका अध्यक्ष पूछा गया है, यानी कि उनका चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है MS साहू। राइट आंसर इसका हो जाएगा MS साहू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सेबी ने MS साहू की अध्यक्षता में अपनी मार्केट डेटा सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है, यानी कि सेबी रिकॉन्स्टिट्यूटेड इट्स मार्केट डेटा एडवाइजरी कमिटी हेडेड बाय MS साहू। सेबी ने बाजार डेटा पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया जो प्रतिभूति बाजार डेटा पहुंच और गोपनीयता जैसे क्षेत्रों से संबंधित नीतिगत उपायों की सिफारिश करता है, यानी कि सेबी हैज रिस्ट्रिक्टेड द एडवाइजरी कमिटी ऑन मार्केट डेटा दैट रिकमेंड्स पॉलिसी मेजर्स पर्टेनिंग टू एरियाज लाइक सिक्योरिटीज मार्केट डेटा एक्सेस एंड प्राइवेसी। तो इसी के अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इनको देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which company has expanded its strategic partnership with SBI Cards and Payment Service Limited to पावर SBI कार्ड्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि SBI कार्ड के डिजिटल परिवर्तन को शक्ति देने के लिए किस कंपनी ने SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार किया है? तो वो किया है TCS के साथ। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी TCS। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज एक्सपेंडेड इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड टू पावर SBI कार्ड्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि TCS ने SBI कार्ड्स के डिजिटल परिवर्तन को सशक्त बनाने के लिए SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार किया है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इनको आप देख सकते हैं। हम बात करें TCS की, तो TCS फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1968, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, CEO है इसके राजेश गोपीनाथन। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HDFC will sell 10% stake on HDFC Capital to ADIA for rupees, यानी कि HDFC कितने करोड़ रुपए में HDFC कैपिटल की 10% हिस्सेदारी ADIA को बेचेगा? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ₹184 करोड़ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 184 करोड़। तो HDFC Limited had mortgage lender on Wednesday announced the sale of 10% stake in its private equity arm HDFC Capital Advisors to wholly owned subsidiary of Abu Dhabi Investment Authority ADIA for ₹184 करोड़।
तो ADIA का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? ADIA का मीनिंग है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट्स अथॉरिटी, ADIA। तो HDFC लिमिटेड एक बंधक ऋणदाता ने बुधवार को अपनी निजी इक्विटी शाखा HDFC कैपिटल एडवाइजर्स में 10% हिस्सेदारी ADIA यानी कि अबू धाबी निवेश प्राधिकरण, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को 184 करोड़ रुपए में बेचने की घोषणा की है। किसने? HDFC लिमिटेड। तो ADIA HDFC कैपिटल के USD 3 बिलियन वैकल्पिक निवेश वाहनों में सबसे बड़ा शेयरधारक है। तो ADIA इज also the largest shareholder in HDFC Capital's $3 billion alternative investment vehicles। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, इनको आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which bank has signed an MOU with the CBDT and CBIC for collection of direct taxes and indirect taxes? तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए किस बैंक ने CBDT और CBIC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस बैंक ने किए हैं? वो किए हैं धनलक्ष्मी बैंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक ने करों के संग्रह के लिए CBDT और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? धनलक्ष्मी बैंक ने। फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस धनलक्ष्मी बैंक हैज साइंड एन MOU विद द CBDT and CBIC. Dhanlakshmi Bank said in a regulatory filing that RBI has authorized the bank to collect the different taxes based on a recommendation from the कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो धनलक्ष्मी बैंक ने एक नियामकीय फाइलिंग में कहा कि RBI ने महालेखा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की सिफारिश के आधार पर बैंक को विभिन्न करों को एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है। तो इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हैं, आप देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं धनलक्ष्मी बैंक की। तो धनलक्ष्मी बैंक एस्टैब्लिशमेंट इन 1927, हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरला में, MD CEO है शिवन JK। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? धनलक्ष्मी बैंक की। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है SIDBI has provided the first in principle approval under the SIDBI Cluster Development Funds SCDF for death assistance to the महाराष्ट्र गवर्नमेंट। यानी कि SIDBI ने महाराष्ट्र सरकार को डेथ की सहायता के लिए SIDBI क्लस्टर डेवलपमेंट फंड के तहत पहली सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। राइट आंसर का क्या हो जाएगा? ₹600 करोड़, 600 करोड़ रुपए इसका सही आंसर है। तो SIDBI ने ITI पॉलिटेक्निक को पुनर्जीवित करने के लिए महाराष्ट्र को 600 करोड़ रुपए की सहायता के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यानी कि SIDBI gave in principal note of ₹600 crore assistance to Maharashtra to revive ITIs and polytechnics। तो SIDBI ने महाराष्ट्र सरकार को SIDBI क्लस्टर डेवलपमेंट फंड SCDF के तहत पहली मंजूरी प्रदान की है। यानी कि SIDBI का फुल फॉर्म जैसे इस पिक्चर में मेंशन है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो SIDBI हैज प्रोवाइडेड द फर्स्ट अप्रूवल अंडर द SIDBI क्लस्टर डेवलपमेंट फंड टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको देख सकते हैं। बात कर लेते हैं हम SIDBI की। तो SIDBI का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फाउंडेड इन 2 अप्रैल 1990। हेडक्वार्टर है इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश और CMD कौन है इसका? शिवा सुब्रमण्यम रमन। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? SIDBI की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये किसी भी बैंक या ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI has imposed a monetary penalty of ₹dash on Manappuram Finance Limited for non-compliance of KYC direction and prepaid payment instruments norms। यानी कि RBI ने अपने ग्राहकों को KYC निर्देश और PPI मानदंडों का पालन न करने के लिए मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर डैश का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
तो वो लगाया है 17.63 यानी कि 17.63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई हैज इम्पोज्ड a monetary penalty of rupees 17.63 lakh on Manappuram Finance Limited for non-compliance with certain provision of the Master Direction and Issuance and Operation of Prepaid Payment Instruments यानी कि PPI dated on 11th of October 2017 and the Master Direction KYC Direction dated on 25th of Feb 2016। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक्स हु हैज इम्पोज्ड पेनल्टी बाय आरबीआई रिसेंटली। ये मैंने पॉइंट बाय पॉइंट दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं ये सारे ही पॉइंट, इसलिए आपने इनको जरूर देखना है। फर्स्ट हम देख लेते हैं आरबीआई इम्पोज रुपीज 1 करोड़ पेनल्टी ऑन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड जो है वो आरबीआई इम्पोज द पेनल्टी ऑफ रुपीज 1.8 करोड़ ऑन पीएनबी एंड रुपीज 30 लाख ऑन आईसीआईसी बैंक। थर्ड है आरबीआई इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ रुपीज 1 करोड़ ईच ऑन पेमेंट ऑपरेटर्स ऑन मोबीक्विक एंड स्पाइस मनी। नेक्स्ट है हमारा आरबीआई इम्पोज रुपीज 30 लाख पेनल्टी ऑन जापान एमयूएफजी बैंक। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई इम्पोज पेनल्टीज ऑफ रुपीज 93 लाख ईच ऑन एक्सिस एंड आईडीबीआई बैंक। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और ये अदर जो पेनल्टीज हैं आरबीआई के द्वारा, तो इनको भी जरूर देखना है, क्वेश्चन इनमें से भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने हमारा पार्ट 3 कवर किया है अप्रैल मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। तो इसके साथ ही हमारा अप्रैल मंथ का कंप्लीट हुआ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें हमने हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर किया है। और हमारे तीनों ही पार्ट का कंप्लीट पीडीएफ विद कंटेंट आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अगर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।